नमस्कार दोस्तों, आपके सामने मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ आपको लास्ट समय क्लियर की थी, डेट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आपको पसंद आई होगी। लास्ट समय जो हमने किया था डेट इज़ कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज़, या क्या पढ़ी थी, एक्टिविटी सीरीज़। उसी सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमेशा की तरह आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी फिर से मौजूद है। उम्मीद करता हूँ जो सीरीज़ क्रिएट कर रहा हूँ वो आपके लिए मददगार हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देती हुई नज़र आएंगी। उसी सीरीज़ को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही 4 लाइनें, जिसे आप शायरी की तरह भी ले सकते हो या फिर एक जोक की तरह भी ले सकते हो। ध्यान से सुनना है क्या है वो शायरी। वो शायरी या 4 बातें उन लोगों के लिए जो प्यार मोहब्बत बहुत अधिक करते हैं और भावनाओं में बहकर अजीब अजीब से वादे कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए 4 लाइनें कहती है, दिल की तमन्ना है। क्या कह रहा है भाई? दिल की तमन्ना है कि तुझे पलकों पे बिठाऊं। क्या बात है भाई, क्या शानदार बात कह रहे हैं। दिल की तमन्ना है कि तुझे पलकों पे बिठाऊं, पर तू 72 किलो की है, दिल को कैसे समझाऊं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। तो आप कोई ऐसा वादा ना करें जिससे बाद में आपको आगे चलकर उस चीज़ का पछतावा हो। जैसे इस शायरी में बताया गया है, हमेशा उन्हीं चीज़ों का वादा करते हुए नज़र आएं जो एक्चुअल में पॉसिबल हो सकते हैं। ये शेर और शायरी का जो काम है सेक्शंस के बीच में भी चलता रहेगा। आपको फिर एक जोक या शायरी फिर से सुनाई जाएगी। तो एक बार फिर से उसी टॉपिक पे लौटते हैं, उसी लय पे लौटते हैं जिसके लिए हम वापस इस सीरीज़ को लेकर पहुँचे हैं। डेट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सीरीज़ क्रिएट की गई, जिसे आप एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज़ कह सकते हो। उसका जो अगला पॉइंट है जिसके आधार पे आप उन चीज़ों को क्या करवा सकते हो, क्रिएट करवा सकते हो, डेट इज़ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस सेक्शन का हिस्सा क्या है जिसके ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है, डेट इज़ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स रिएक्शन। तो सबसे पहले पीछे के सेक्शन में हमने पढ़ा था 3 प्रकार की रिएक्शन होती हैं, डेट इज़ मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले टाइप की रिएक्शंस की शुरुआत करते हैं, डेट इज़ टाइप 1 मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती हैं भाई? पीछे के वाले इस सेक्शन में मैंने कहा था डेफिनेशन सेम रखना है, सिर्फ मोर एक्टिव स्पीसीज में क्या जाएगा, एक मोर एक्टिव मेटल जो सीरीज के आधार पे लिखी जाएगी, और लेस एक्टिव स्पीसीज के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दोगे, एक लेस एक्टिव मेटल। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शंस in which a more active metal, मोर एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक रही होगी। ए मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस एक्टिव मेटल is called as मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक अधिक क्रियाशील, एक अधिक रिएक्टिव धातु मेटल अपने से कमजोर धातु को, जिसकी रिएक्टिविटी कम है, उसको अपने स्थान से डिस्प्लेस करवा दे, ऐसी रिएक्शन को क्या कह सकते हो, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। धातु से धातु को डिस्प्लेस करवाना है। उदाहरण के लिए, उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखता रहना है कि उदाहरण क्या ये एग्जाम्पल क्रिएट हो सकते हैं या नहीं। तो पहला उदाहरण आपके सामने मैं लिखता हूं जी, जिंक, उसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवाई गई। अब मेरा क्वेश्चन, हमेशा मान के चलना है रिएक्शन का आंसर निकालने के लिए, अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक बात लेकर चलनी है कि रिएक्शन हो रही होगी। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्यों बता रहा हूँ, ताकि चीज़ों को आसानी से आप आंसर की तरफ कन्वर्ट करवा सकें। ध्यान से देखें, मैंने कहा जी रिएक्शन अगर हुई होगी तो जिंक सल्फेट, कैसे, मुझे कैसे पता चला ये प्रोडक्ट बना, जिंक पे चार्ज कितना पड़ा है था, +2,
कॉपर पे चार्ज कितना +2, सल्फेट पे चार्ज कितना -2। मुझे पता चला प्लस स्पीसीज किसके साथ जुड़ सकती है, माइनस की स्पीसीज के साथ। देखो जरा बाहर निकाल लो, फॉर्मूला बना लो। जिंक +2, सल्फेट, एक से ज़्यादा आइटम रहा होगा, ब्रैकेट लगा दूं, संख्या -2। ऐसी संख्या सोचनी है जिससे दोनों का पूर्णतः विभाजन हो जाए, 2 1 रहा होगा। जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पढ़ाते वक्त मैंने कहा था अगर ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ब्रैकेट वहाँ से हट जाएगा, प्रोडक्ट क्या बना होगा, ZnSO4। इसीलिए प्रोडक्ट मैंने क्या लिखा, ZnSO4। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी कि यही प्रोडक्ट क्यों बना, +Cu। अब देखो इसकी रीडिंग कैसे करनी है, आपको कैसे पता चलेगी आपने जो आंसर बनाया वो सही है। इसी रिएक्शन से क्वेश्चन पूछना है, किससे, इसी से क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चन पूछना है। कैसे, प्रोडक्ट की तरफ देखना है आपको। देखो ध्यान से भाई, यहाँ से ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो जिंक है उसने धक्का मारकर निकाल दिया किसको, कॉपर को। अपने घर से जिंक को धक्का मारकर निकाल दिया गया, सॉरी कॉपर को निकाल दिया गया, किसके द्वारा, जिंक के द्वारा। भाई कॉपर घर से निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। अब कॉपर बाहर कब निकल सकता है, जब उसके घर में किसका प्रवेश, किसकी एंट्री हो जाए, जब उससे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति हो, डेट इज जिंक। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा कि क्या जिंक कॉपर को निकाल सकता है या नहीं। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको पीछे पढ़ाई थी, उसमें देखना है जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आंसर होगा हाँ, जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। दूसरा, मान लो इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूं, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बना देता हूँ और कॉपर को सॉलिड फॉर्म में ले लेता हूँ। अब क्वेश्चन कि क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं। तो ध्यान से देखना है, हमेशा मान के चलना है कि रिएक्शन हो रही होगी, फिर देखना है कि आंसर बनेगा या नहीं। देखो ध्यान से, अगर ये रिएक्शन होती, ध्यान से सुनना है, अगर ये रिएक्शन होती तो प्रोडक्ट ये बनना था, हाँ या ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर ये रिएक्शन होती, ध्यान से सुनना, मैंने कभी नहीं कहा रिएक्शन होगी ये वाली। अगर ये रिएक्शन होती तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता कि क्या कॉपर जिंक को अपने घर से डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। तो पढ़ने पे पाया गया कि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से क्या होती है, कम। तो कॉपर धक्का मारकर किसको बाहर नहीं निकाल सकता, जिंक को बाहर नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी नहीं बन सकता। तो उम्मीद करता हूँ इस रिएक्शन का जो उत्तर आया होगा बोर्ड एग्जाम में, जो आप लिखोगे, डेट इज कोल्ड नो रिएक्शन। पूछे बोर्ड वाला क्यों रिएक्शन नहीं हो रही, तो आंसर क्या लिखोगे, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो आंसर क्या लिखोगे, रिएक्शन क्यों नहीं हुई, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेसेस जिंक, कह सकता हूँ। तो इसीलिए ये जिंक को क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो गई तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उससे नीचे वाले जितने भी हैं, तो मोर रिएक्टिव नीचे वालों को आसानी से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं यही एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ आपके सामने एग्जाम्पल और पेश कर देता हूँ जिससे ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता हुआ नज़र आए। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, ध्यान से देखना है। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं कहूँ कि आपका एक रिएक्शन होती है, डेट इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन। थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन, या फिर इसे आप गोल्डस्मिथ रिएक्शन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे थर्माइट रिएक्शन भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप वेल्डिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इसे वेल्डिंग रिएक्शन क्यों कहा जाता है, पहले नाम बता देता हूँ। वेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का, मान लो टूट गई कोई चीज़, क्या कर गई, कोई चीज़ विखंडित हो गई, टूट गई। टूटने की वजह से आपने गांव में देखा होगा कि उसकी क्या की जाती है, वेल्डिंग की जाती है, टाँके से लगाए जाते हैं। अगर वो चीज़ कैसी हो, छोटी चीज़ मौजूद हो, छोटी अवस्था के अंदर मौजूद हो। अब मान लो ऐसा कंडीशन, भाई ये आपकी कोई रेलवे ट्रैक्स हैं, ये रेलवे लाइन्स हैं, कह सकता हूँ रेलवे ट्रैक्स।
अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर मान लो किसी प्रकार का, मान लेता हूँ ये दो पटरियां हैं, इनके बीच में किसी भी प्रकार का गैप क्रिएट हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि वेल्डिंग मशीन लूँगा और वहाँ पे जाके जो टाँके हैं, जो वेल्डिंग है वो लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भारी भरकम ट्रेन इसके ऊपर से गुजरेगी तो आपने जो टाँके लगाए, आपने जो वेल्डिंग की, वो हो सकता है क्या हो जाए, उस वजन की वजह से टूट जाए और फिर से उसके बीच में क्या क्रिएट हो सकता है, गैप, जिसकी वजह से दुर्घटना या हादसा भी हो सकता है। अब इस गैप को फिलअप करने के लिए, किसको, इस गैप को फिलअप करने के लिए, ये क्या है, गैप, इस गैप को फिलअप करने के लिए आपकी एक रिएक्शन होती है, दैट इज थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन। होती क्या है और उससे फायदा क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन की अगर बात की जाए तो रिएक्शन कहती है कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए, आपका आयरन का जो ऑक्साइड है उसके साथ करवा दी जाए। यहाँ से जो प्रोडक्ट बना होगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है डेट इज Al2O3 प्लस आयरन। और यहाँ से आयरन जो निकलता है वो कौन सी अवस्था में निकलता है, लिक्विड अवस्था के अंदर, मतलब मोल्टन स्टेट के अंदर। और ये जो रिएक्शन करवाई जाती है, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ये जो अभिक्रिया करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे करवाई जाती है। दिस रिएक्शन is carried out at high temperature. This reaction is carried out at high temperature. हाई भी छोड़ो भाई, मैक्सिमम टेम्परेचर कह सकते हो, इतने टेम्परेचर पर करवाई जाती है कि जो साइड प्रोडक्ट बनता है आयरन, वो कौन सी अवस्था में ऑब्टेन होता है, लिक्विड अवस्था के अंदर ऑब्टेन होता हुआ नजर आता है। अब इस मोल्टन आयरन को, इस लिक्विड आयरन को उठाकर हम क्या करते हैं, जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स के जो गैप होते हैं वहाँ पे इसको फिलअप कर देते हैं। ये रहा जी, जैसे ही इस गैप को आपने फिलअप किया, किससे, आयरन से, तो वापस आप कह सकते हो जो लोहे की ट्रैक लाइंस थी उसको किससे भर दिया गया, किससे वेल्ड कर दिया गया, लोहे को डालकर। जो लोहा कौन सी अवस्था में रहा होगा, लिक्विड अवस्था के अंदर। ये रहा वो आयरन, इसीलिए कह सकता हूँ एक लोहे के टुकड़े को दूसरे लोहे के टुकड़े से जोड़ दिया गया। कब? जब वो आयरन लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद रहा होगा, जहाँ भी क्रैक्स होंगे उसको भर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा। आपको पता है कुछ समय बाद लोहा ठंडा हो जाएगा तो जहाँ गैप्स थे वो वहाँ पे आसानी से क्या कर देंगे, स्टिचेस, जो खांचे थे या उसके सांचे थे, वो आसानी से भरते हुए नजर आएंगे। तो कह सकता हूँ दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर वेल्डिंग रिएक्शन, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसकी मरम्मत करने के लिए। तो ये है जी, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी हैं, जैसे मैं कहूँ एल्यूमिनियम है, उसकी रिएक्शन Cr2O3 के साथ कर दी जाए। अब इस रिएक्शन की बात की जाए तो क्रोमियम, Cr होता है क्रोमियम, इट इज़ ऑल्सो ए मेटल, तो एल्यूमिनियम इसको भी डिस्प्लेस कर सकता है Al2O3 प्लस किसके अंदर, क्रोमियम के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो आपको समझ में आ रहे होंगे। पांचवा एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ करवा दूँ मैं, आपकी Mn2O3 के साथ करवा दूँ। किसके साथ, Mn2O3 के साथ या MnO2 के साथ। मान लेता हूँ इसकी रिएक्शन करवाई गई MnO2 के साथ, तो जो प्रोडक्ट बना होगा वो Al2O3 प्लस क्या बना होगा, Mn, मैंगनीज कहा जाता है, पीछे पढ़ा चुका। तो मैं कह सकता हूँ कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी अभी भी ज़्यादा है क्रोमियम से और मैंगनीज से, इसीलिए एल्यूमिनियम आसानी से क्रोमियम और मैंगनीज को क्या करवा सकता है, डिस्प्लेस करवा सकता है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, मुझे पता चला सोडियम के बाद पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे मैं कहूँ कैल्शियम रहा होगा, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए, FeSO4 के साथ, आयरन सल्फेट के साथ, या जिसे आप फेरस कह सकते हो, फेरस सल्फेट के साथ। मुझे पता चला कि आपके कैल्शियम की रिएक्टिविटी कहाँ आती है, लेकर बारात, काना सरदार, ऐसे कुछ ट्रिक लिखवाई थी। इसका मतलब कैल्शियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम डिस्प्लेस कर देगा किसको, आयरन को। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिएक्शन भी क्या हो सकती है, संभव हो सकती है मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। इसके बाद यहाँ से अगर अगली रिएक्शन की बात की जाए, अगर मैं आपके सामने अगली रिएक्शन लिखूँ, डेट इज SnSO4 प्लस Pb।
मैं कहूँ कि जी क्या ये रिएक्शन संभव है, तो सीरीज में जाना है और फिर से देखना है। सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, टिन, टिन के नीचे क्या लिखा हुआ था, लेड, फिर हाइड्रोजन का नंबर आया था। इसका मतलब टिन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, लेड से। तो टिन की रिएक्टिविटी लेड से ज़्यादा होने की वजह से जो लेड है वो टिन को क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो टिन इज मोर रिएक्टिव देन लेड, इसीलिए टिन डिस्प्लेस नहीं हुआ। अगर इसी रिएक्शन को ऐसे लिख देता, PbSO4 या PbCl2 मान लेता हूँ, इसकी रिएक्शन टिन के साथ करवा देता, तो क्या कह सकता हूँ, टिन की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, लेड से। तो टिन आसानी से किसको डिस्प्लेस करवा सकता है इस रिएक्शन से, लेड को डिस्प्लेस करवा सकता है। तो कह सकता हूँ ये रिएक्शन क्या रही होगी, पॉसिबल रही होगी। कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कहूँ आयरन है, उसकी रिएक्शन किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या ये रिएक्शन असंभव है, तो पता चला कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। हाँ, आयरन आसानी से कॉपर को क्या करवा सकता है, डिस्प्लेस करवा सकता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, रिकॉल हो जानी चाहिए, रिवाइज करनी है बार बार, ताकि आप आसानी से पहचान सके कि कौन स्पीसीज किस स्पीसीज को क्या करवा सकती है, डिस्प्लेस करवा सकती है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे, ऐसे नहीं, दीज आर लिमिटेड एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मुझे पता चला कि पोटाशियम जो है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, सोडियम से या कैल्शियम से या मैग्नीशियम से। मैं कहूँ MgSO4, अगर उसकी रिएक्शन किसी पोटाशियम के साथ करवा दी जाए या सोडियम के साथ करवा दी जाए, तो मुझे पता है, देखिए देखिए जी, आंसर बनाओगे कैसे। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना, +2, सल्फेट पे चार्ज कितना, -2, इस पे चार्ज कितना होता है, पीछे पढ़ा चुका, अल्कली मेटल्स पे चार्ज कितना होता है, +1। अब देखो प्लस किसके साथ जुड़े, माइनस के साथ। तो प्रोडक्ट कैसे बनाते हुए नजर आओगे, K+ रहा होगा, सल्फेट एक से ज़्यादा एटम मौजूद रहे होंगे, ब्रैकेट लगा दूँ, ऐसी संख्या सोचनी है जिससे दोनों का विभाजन हो जाए 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या रहा होगा, जब ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो तो ब्रैकेट वहाँ से हट जाता है, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना होगा, K2SO4, पोटाशियम सल्फेट कह सकते हो। और इसने किसको डिस्प्लेस करवा दिया, मैग्नीशियम को। तो ये सारा खेल किसके आधार पे खेला गया है, रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज के आधार पे खेला गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। डेट इज कॉल्ड मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला टाइप 2, मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन in which a more active metal displaces a less active non metal, मतलब कोई मेटल जो है वो किसी नॉन मेटल को क्या करवा दे, डिस्प्लेस करवा दे। ऐसी रिएक्शंस को आप क्या कह सकते हो, मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़ोगे किधर, इनके एग्जाम्पल बता देता हूँ पढ़ने के लिए। जितनी भी आपने पीछे पढ़ी है मेटल की रिएक्शन किसके साथ, किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, पीछे भी पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो प्रोडक्ट बना था मेटल सोल्ट प्लस कौन सी गैस इवोल्व हुई थी, हाइड्रो गैस। तो आप यहाँ से इन रिएक्शन के आधार पे कह सकते हो एक मेटल ने हटा दिया किसको, एक नॉन मेटल को अपने जगह से डिस्प्लेस करवा दिया। जैसे कौन कौन सी मेटल्स हैं जो आपकी नॉन मेटल को डिस्प्लेस करवा सकती है, जैसे मैं कहूँ आयरन की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन डेट इज कोल्ड FeCl2। ध्यान रखना है भाई, आयरन पे चार्ज +2 आएगा इस रिएक्शन में, FeCl2 प्लस कौन सी गैस बाहर निकली होगी, हाइड्रोजन गैस। तो कह सकता हूँ आयरन ने हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया किसको, एक हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, कैसी होती है भाई, नॉन मेटल होती है। तो एक मेटल ने एक नॉन मेटल को क्या करवा दिया, डिस्प्लेस करवा दिया। तो कह सकता हूँ इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा ध्यान रखना है किसी भी रिएक्शन से ऐसा नहीं कि ये हमेशा ऐसा होगा। हाइड्रोजन गैस किसी भी कंपोनेंट से इवोल्व तब होगी जब निकलती हुई नजर आएगी जब उस इंडिविजुअल स्पीसीज की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे मैं कहूँ जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवा दी गई तो अभी भी
जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सीरीज के आधार पे तो कह सकता हूँ आसानी से जिंक हाइड्रोजन को क्या करवा सकता है, डिस्प्लेस करवा सकता है। तो ये सारी रिएक्शन किसका एग्जाम्पल कह सकते हो, आपकी मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल कह सकते हो। मैं कहूँ जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवा दी गई, डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अम्लों का राजा कहा जाता है और किंग ऑफ केमिकल्स, इसे किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये नाम ध्यान हो जाना चाहिए भाई। ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है। तो प्रोडक्ट अभी भी क्या बना होगा, ZnSO4 प्लस H2। ऐसा नहीं कि किसी के भी रिएक्शन लिख दोगे, आपको ये चेक करना है कि क्या सामने वाली मेटल हाइड्रोजन को अपनी जगह से डिस्प्लेस करवा सकती है या नहीं। ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे आपको करते हुए नज़र आना है। इसके बाद अगली रिएक्शन क्या कहती है, मैं कहूँ जी टिन की रिएक्शन लिख देता हूँ किसी डाइल्यूट एसिड के साथ। तो मुझे पता चला जो टिन है उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो टिन आसानी से कौन सी गैस को इवोल्व करवा सकता है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व करवा सकता है। अब बोर्ड के लिए बोर्ड क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाता है, डेट इज कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ, और ज़्यादातर लोग इसका उत्तर बना के चले आते हैं और एक्चुअल में इसका उत्तर आंसर संभव नहीं है। लोगों का मानना है, लोग जो लिख के आते हैं डेट इज CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि कॉपर ने धक्का मारकर निकाल दिया किसको, हाइड्रोजन को। और आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन को कॉपर जो है वो डिस्प्लेस नहीं करवा सकता। हाइड्रोजन को कौन कौन डिस्प्लेस नहीं करवा सकता, जो उससे कमज़ोर है। कौन कौन कमज़ोर थे, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर था, मरकरी था, सिल्वर था, गोल्ड था, प्लेटिनम था। ये ऐसी धातुएं हैं, मेटल्स हैं जो कॉपर को किसी भी हाइड्रोजन को किसी भी हालात में क्या नहीं करवा सकती, डिस्प्लेस नहीं करवा सकती। मतलब इस रिएक्शन का उत्तर क्या होगा, नो रिएक्शन। पेपर वाला पूछे ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई, तो आंसर क्या होगा, बिकॉज हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल और एलिमेंट। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है। डेफिनेशन क्या कहती है, मेटल डिस्प्लेस करे किसको, एक नॉन मेटल को। उल्टा सीक्वेंस ना चलाएं, मेटल ही डिस्प्लेस करेगी किसको, नॉन मेटल को। तो इसीलिए ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन NCERT वो आपके सामने मौजूद है। तो ये दो प्रकार की रिएक्शन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। लास्ट सेक्शन बचता है इसका, डेट इज कोल्ड नॉन मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट ये क्या कहता है भाई, दोज रिएक्शंस सेम रखना है इन विच ए मोर एक्टिव नॉन मेटल displaces a less active non-metal is called as non-metal to non-metal displacement reaction। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। पीछे की तरह ही रखना है जैसे मेटल टू मेटल पढ़ा था। उदाहरण के लिए जैसे आपको करेक्ट आंसर ही यहाँ से ध्यान रखना है, मोरल ही लिख देता हूँ जो आपका कंक्लूजन है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होती है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इस दिशा में रिएक्टिविटी घटती हुई नज़र आती है। रिएक्टिविटी मतलब फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इन सभी से ज़्यादा है,
क्लोरीन की रिएक्टिविटी फ्लोरीन से कम है, बाकी सभी से ज़्यादा है। ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से तो ज़्यादा है लेकिन बचे हुए से क्या है, कम। मतलब ब्रोमीन किस किस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्लोरीन और फ्लोरीन को। आयोडीन किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लोरीन किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन को। किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, फ्लोरीन। फ्लोरीन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, सभी को। तो इसके आधार पे आप अपने आप ही एग्जांपल बना सकते हो। फ्लोरीन कह सकते हो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें केमिस्ट्री में हेलोजेंस के नाम से जाना जाता है। हेलो का मतलब होता है साल्ट और जेंस का मतलब प्रोड्यूसिंग। ऐसे एलिमेंट्स जो साल्ट प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी रखते हों उन्हें हेलोजेंस कह सकते हो और इनकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन एक्स होती है। अब एक्स क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, इन सभी पे चार्ज कितना होता है, -1। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होती है, इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन इसे हेलोजन ना कह के इसे सुपर हेलोजन कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि सुपर हेलोजन से आप क्या समझते हैं। तो फ्लोरीन को हेलोजन ना कह के सुपर हेलोजन इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसे आप सुपर हेलोजन के नाम से भी जान सकते हो। इसके बाद हमने पढ़ा कि फ्लोरीन किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है, तो आप रिएक्शन लिख सकते हो NaCl, ज़रूरी नहीं NaCl लिखें, अब अपनी तरफ से KCl लिख सकते हैं, KBr लिख सकते हैं, जो आपको पसंद आए। अब फ्लोरीन किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है, इन सभी को डिस्प्लेस कर सकता है, तो इनके आधार पर रिएक्शन लिख दो। ये ट्रिक इसलिए सिखाई ताकि एग्जाम्पल्स रट्टे ना मारना पड़े। तो आंसर होगा 2NaF प्लस क्या रहा होगा, Cl2 गैस इवोल्व हुई होगी। यहाँ 2NaF प्लस कौन सी गैस, Br2। 2NaF प्लस क्या बना होगा, I2। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह सकता हूँ, मुझे पता चला क्लोरीन, क्लोरीन किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, फ्लोरीन को। तो KF प्लस Cl2 आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन कह सकता हूँ क्योंकि क्लोरीन कैन नॉट डिस्प्लेस फ्लोरीन। इसका मतलब मैं कहूँ कि जो क्लोरीन है वो किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है, KBr। जैसे ही क्लोरीन रिएक्ट करे ब्रोमीन के डिस्प्लेस करवाने की टेंडेंसी रखता हो, डेट इज़ KCl प्लस क्या बना होगा, Br2। मतलब ब्रोमीन हटा दिया गया किसके द्वारा, क्लोरीन। क्या ऐसा संभव है, हाँ, ऊपर देखने पे पता चला ऐसा संभव है। Ki इसको हटा दिया गया किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। क्या ऐसा संभव है, पढ़ने पे पता चला हाँ जी ऐसा भी संभव है। तो आप कह सकते हो ये कुछ एक उदाहरण हैं जो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने क्लोरीन का एग्जाम्पल क्रिएट किया वैसे ही आप किसका एग्जाम्पल भी क्रिएट कर सकते हो अपनी तरफ से। मैं कहूँ जी क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, तो ब्रोमीन सिर्फ किसको डिस्प्लेस करवा सकता है, आयोडीन को। मतलब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल की संख्या कम होती हुई जा रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ब्रोमीन जो है वो सिर्फ किसको डिस्प्लेस करवा सकता है, आयोडीन को। तो प्रोडक्ट क्या बना होगा, NaBr बना होगा प्लस आयोडीन। अब मैं कहूँ जी अगली रिएक्शन आयोडीन, क्या आयोडीन किसी को डिस्प्लेस करवा सकता है, पढ़ने पे पाया गया आयोडीन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव, इसीलिए आयोडीन किसी को भी क्या नहीं करवा सकता, डिस्प्लेस नहीं करवा सकता। तो याद कैसे रखेंगे, ये सभी को करवा सकता है, ये किसको करवा सकता है, इसको छोड़कर बाकी सभी को। ये किसको, ये इन दोनों को छोड़कर इसको, ये किसी को भी क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। इसी छोटे से सेक्शन के साथ उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ अब आपको पसंद आ रही होगी, वीडियो क्वालिटी भी अब ठीक ठाक आ रही होगी। तो अब आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि कंटेंट बनाने के लिए मुझे भी आपके द्वारा आपसे सहायता प्राप्त होती रहे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो सेक्शन के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेगा आपका दोस्त, आपका होस्ट। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।